हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे होंगे। तो ये है क्लास 4 ऑन इंडियन पॉलिटी। आज हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हम इस वीडियो में ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे हमारे भारतीय संविधान का। देखेंगे कि हमारे प्यारे भारत का प्यारा संविधान कैसा है। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। राइट, अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमें ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, उस चीज़ से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि आपको जो ये कंटेंट है वीडियोस का वो अच्छा लग रहा है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हमारे देश का जो संविधान है ना वो अपने आप में बहुत यूनिक है। हमने 60 देशों से तकरीबन 60 देशों के संविधानों को पढ़ा और उनमें से बहुत सारी प्रोविज़न्स को लेकर हमारे संविधान में ऐड किया। इसलिए हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बॉर्डर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। नो डाउट हमने बहुत सारी प्रोविज़न्स बाकी देशों से बोरो की हैं। राइट, हमने ली हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने उनको कॉपी पेस्ट कर दिया। राइट, हमने उन प्रोविज़न्स को लेकर अपने संविधान में कैसे लिखा है, हमने देखा कि कोई प्रोविज़न हमारे इंडिया की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को इंटैक्ट रख सकती है, तो हमने उस प्रोविज़न को हमारे संविधान में ऐड किया है। थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा चेंज करके, अपने हिसाब से उनको चेंज करके हमने लिखा है अपने संविधान में। राइट, तो ऐसा बोलना गलत होगा कि ये एक कॉपी पेस्ट संविधान है जो हमने और कंट्रीज से बोरो किया है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने बाकी कंट्रीज़ के जो एक्सपीरियंसेस थे अभी तक के, राइट, 1947 तक के, उन एक्सपीरियंसेस को हमने देखा, उनसे हमने सीखा, तो हमने उनको चेंज करके हमारे संविधान में ऐड किया। और हमारे भारत का जो संविधान है ना उसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अभी तक चल रहा है। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके संविधान फेल हुए हैं, बट हमारे इंडिया का जो ये लेंथीएस्ट संविधान है ना वो अभी तक चल रहा है वैसे का ही वैसा। राइट, और उसमें हमें अगर लगता है कि कोई चीज़ है जो राइट वो कॉलोनियल पीरियड की थी और वो अभी एप्लीकेबल नहीं है, तो उसमें अमेंडमेंट भी होती है। ऐसा नहीं है कि हम उसको चेंज नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट होती है, बहुत सारी अमेंडमेंट हुई हैं। राइट, तो ऐसी एक अमेंडमेंट थी, अमेंडमेंट 42, जो कि जिसको एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में माना जाता है। ऐसी अमेंडमेंट्स हुई हैं और होती रहेंगी जैसे जैसे हमारी जो सोसाइटी है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, इसलिए हमारे जो संविधान है उसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है, जीता जागता संविधान बोला जाता है, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये है आपके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, उसका ओवरव्यू। जैसे हमारे संविधान में आपको पढ़ने को मिलेगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हमारे इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको बहुत सारी राइट्स अवेलेबल हैं, सेम वे बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। अगर आपके पास राइट है तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं अपनी कंट्री को लेके। राइट, सेम वे डीपीएसपीज हैं, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, जो यहाँ की स्टेट्स हैं, उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती है, तो वो हैं डीपीएसपीज। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, हमारे इंडिया का कोई भी नागरिक है उसके पास एक ही सिटीजनशिप होगी। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पहले हमने देखा अंडर एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की लिमिटेड फ्रेंचाइज थी। इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन के 10% जो लोग थे उनके पास ही वोट डालने का अधिकार था, उनके पास ही राइट टू वोट था। इट मीन्स वो यूनिवर्सल नहीं था। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देन 3 टियर सिस्टम पाया जाता है। गवर्नमेंट सेंटर लेवल पे भी है, गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे भी है, और गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पे भी वर्क करती है। ग्राउंड लेवल पे अगर हम विलेजेस की बात करें तो वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम है, अगर हम शहरों की बात करें तो वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ है। तो ऐसे एक 3 टियर सिस्टम है जो हमारे संविधान से आया है। उसके बाद इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं और इमरजेंसी प्रोविजंस है जो प्रोवाइड की गई हैं हमारे संविधान में। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहली फीचर है वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो इंडिया का संविधान है, राइट, वो लेंथीएस्ट संविधान है। जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में से सबसे लेंथी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है हमारे भारत का, हमारे इंडिया का संविधान, राइट। और सेकेंडली जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का वो रिटन है। अगर हम लिखने के बेसिस पे बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक है ऑरल, और जिसे हम बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल है ब्रिटेन का, राइट। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो उनके पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व हुआ है, वो एक टाइम पर बैठकर लिखा नहीं गया, वो धीरे धीरे जैसे ही सोसाइटी इवॉल्व हुई वैसे वैसे उनका जो संविधान है वो इवॉल्व होता गया। सो दैट इज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया का संविधान तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लिखा गया, राइट। और जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनके सेशंस हुए थे, तो उसके हिसाब से जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम बात करें 1949 में, उस टाइम पर हमारे संविधान में एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जो कि डिवाइडेड थे इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे, राइट। बट अगर हम आज की डेट की बात करें तो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देयर आर 448 आर्टिकल्स राइट नाउ जो कि डिवाइडेड हैं इनटू 25 पार्ट्स, और आज की डेट में शेड्यूल हैं 12, राइट। तो दोबारा बता देती हूँ, पहले भी प्रियम्बल था हमारे संविधान में, आज भी प्रियम्बल है। पहले 395 आर्टिकल्स थे, अभी आर्टिकल्स हो गए हैं 448। पहले ये सारे आर्टिकल्स डिवाइडेड थे इनटू 22 पार्ट्स, बट अभी हो गए हैं 25 पार्ट्स। और पहले 8 शेड्यूल्स थे ओरिजिनली, अभी हो गए हैं 12 शेड्यूल्स, राइट। ऐसे करके जो हमारे इंडिया का संविधान है उनमें बहुत सारी प्रोविजंस ऐड की गई हैं, और वो जो प्रोविजंस हैं वो इंडिया के संविधान को लेंथी बनाती हैं, राइट। अभी आता है क्वेश्चन कि हमारे जो इंडिया का संविधान है वो इतना लेंथी क्यों है। क्योंकि हमारे जो इंडिया है वो एक बहुत वास्ट नेशन है और बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो उनके लिए सभी की सभी प्रोविजंस हमें ऐड करनी पड़ी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथी है। उसके बाद जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, इसके बारे में हमने क्राउन रूल के अंदर पढ़ा था। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने बहुत सारी प्रोविजंस बोरो की और वो हमारे संविधान में डाली। उसके बाद जो ही हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। अदरवाइज बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या है कि सेंट्रल लेवल पे अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो उनकी स्टेट्स हैं, फेडरल यूनिट्स हैं, उनके लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। बट हमारे जो इंडिया का संविधान है वो एक ही है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्स के लिए भी और सेंटर के लिए भी। मतलब एक ही संविधान एप्लीकेबल है सेंटर पर भी और स्टेट्स पर भी, राइट। अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग संविधान नहीं है, पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। तो जब हमने सारी की सारी स्टेट्स के लिए एक ही संविधान चाहिए, तो सारी की सारी स्टेट्स को अलग अलग प्रोविजंस देनी थी, तो वो सारी प्रोविज़न डालने के लिए हमने एक ही संविधान बनाया। इसलिए जो हमारा संविधान है वो लेंथी है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जिसने हमारा संविधान लिखा, उसमें बहुत सारे जो मेंबर्स थे वो लीगल ल्यूमिनरीज थे, इट मीन्स वो लॉयर्स थे, राइट। वो लॉयर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। इस एक प्रोविज़न को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही इलेबोरेट तरीके से लिखा गया है हमारे संविधान में, जिससे हमारा संविधान बहुत बल्कि हो जाता है। क्लियर। तो आगे है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो हमारे इंडिया का संविधान, मैंने आपको पहले भी बताया कि लगभग हमने 60 देशों के जो संविधान है उनको पढ़ा और उनसे प्रोविजंस ली, राइट। हमने बात की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, उसे हमने स्ट्रक्चरल पार्ट बोरो किया। स्ट्रक्चरल पार्ट मतलब कि हमारे देश की पॉलिटी कैसी होगी, राइट, सेंटर पे सरकार कैसी बनेगी, स्टेट लेवल पे सरकार कैसी बनेगी। उसके बाद फिलोसफिकल पार्ट है, जो फिलोसफिकल पार्ट जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSPs, ये सारी चीज़ें हमने अमेरिकन एज वेल एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। उसके बाद पॉलिटिकल पार्ट हमने लिया है ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो ये था एक मोटा मोटा बैकग्राउंड। अभी हम थोड़ी सी और डिटेल में देखते हैं कि हमने किस कंट्री से कौन कौन सी प्रोविजंस ली हैं। ऐसा क्वेश्चन UPSC में बहुत बार आया है और आगे भी आने के चांसेस हैं कि हमने कौन सी कंट्री से कौन कौन सी प्रोविजंस हैं वो ली हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने कौन कौन सी फीचर्स ली। हमने जो एक फेडरल स्कीम होती है, फेडरल स्कीम क्या होती है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, बट अभी हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या क्या लिया। फेडरल स्कीम ली है, ऑफिस ऑफ गवर्नर का ऑफिस, जुडिशरी का, सर्विस कमीशन के
बारे में, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें हमने ली हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने एक चीज़ ली है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म, ये चीज़ें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। देन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने बोरो की है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद आता है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डीपीएसपीज। डीपीएसपीज हमने लिए हैं इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, राइट। फेडरेशन की जो स्कीम है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली थी, राइट। बट फेडरेशन के साथ साथ सेंटर को भी जो हमने स्ट्रॉन्ग बनाया वो हमने सीखा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसका मतलब कि हमने कट पेस्ट नहीं किया, राइट। हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया प्रोविजंस को, हमने सारी की सारी प्रोविजंस को बहुत अच्छे से पढ़ा, उन पर डेलिब्रेशंस की, डिबेट्स की, उसके बाद उनको मॉडिफाई करके हमारे संविधान में डाला है। रेजिडुअल पावर्स हैं सेंटर की, वो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सीखी हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये सारी चीज़ें हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली। सेम वे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, उनसे हमने देखा द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स एंड ज्वाइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेज। ज्वाइंट सीटिंग की जो प्रोविज़न है वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से हमने क्या क्या लिया, जर्मनी से हमने लिया कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम कब सस्पेंड कर सकते हैं, कहाँ सस्पेंड कर सकते हैं, कौन सी एमरजेंसीज के ड्यूरिंग हम उनको सस्पेंड कर सकते हैं। वैसे तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होंगी, बट देयर आर सम सिचुएशंस जहाँ पर इनको हम सस्पेंड कर सकते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें हमने ली जर्मनी से। सोवियत यूनियन की अगर हम बात करें तो उनसे हमने लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया और आइडिया ऑफ जस्टिस, जो कि सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल। ये सारी हमने चीज़ें ली सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद आती है फ्रेंच की बारी। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा और हमने उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट आइडल्स लिए हैं वो लिए हैं आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो हमारे प्रियम्बल में हमने डाली है। देन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे अमेंड कर सकते हैं उसके बारे में, एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे उनको कैसे इलेक्ट करें। तो ये आइडिया हमने सोवियत अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जापानीज से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये चीज़ हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से ली। तो अभी आगे है थर्ड फीचर, वो है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इजीली चेंज कर देते हैं या अगर उसको चेंज करने के लिए बहुत एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तो उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के हो सकते हैं, राइट। पहला रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इजी और सिंपल मैनर में चेंज किया जा सकता है तो वो होते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी कंट्री के संविधान को चेंज करने के लिए एक प्रोसेस को, एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा तो वो होते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम हमारे इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया का संविधान ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इट मीन्स हमने एक मिडल पाथ चूज़ किया है, हम एक्सट्रीम में गए ही नहीं, राइट। मतलब हमारे इंडिया के संविधान की जो कुछ प्रोविजंस हैं उनमें चेंजेस करने के लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत भी पड़ेगी, और देयर आर सम प्रोविज़न जिनमें चेंजेस करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो इसलिए हमारे जो इंडिया का संविधान है वो ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड है। रिजिड संविधान की अगर हम बात करें तो जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है, उसमें चेंजेस करने के लिए हमें एक स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, बहुत ही प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। बट अगर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको चेंज करने में बहुत ईजी ही मतलब उसको चेंज करने में ज़्यादा प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता, बहुत ईजी तरीके से, बहुत सिंपल मैनर में वो चेंज हो जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोविजंस हैं जिनमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, कुछ में सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। इट मीन्स हमने एक मिडल पाथ है वो फॉलो किया है, राइट।
इसके बाद नेक्स्ट फीचर आती है, वो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाय। तो इस फीचर का क्या मतलब है, इंडिया का जो सिस्टम है, इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो फेडरल भी है, वो यूनिटरी भी है। इट मीन्स हमने मिडल पाथ दोनों का चूज़ किया है। सम टाइम हमारी जो इंडिया के गवर्नमेंट है वो यूनिटरी हो जाती है, सम टाइम हमारे इंडिया की जो पॉलिटी है वो फेडरल रहती है, राइट। तो वो हम देखेंगे कैसे। अगर हम फेडरल की बात करें, फेडरल का क्या मतलब है, फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे दो गवर्नमेंट्स काम करती हैं, एक नेशनल लेवल पे, एक रीजन लेवल पे, जैसे हमारे आज का सिस्टम है, राइट। सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट काम कर रही है, राइट। सेम वे जो अलग अलग स्टेट्स हैं इंडिया की, वहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं। इट मीन्स देयर इज डुअल गवर्नमेंट, वन एट द सेंट्रल लेवल एंड वन एट द रीजनल लेवल। उसके बाद फेडरल सिस्टम की एक और फीचर क्या है कि देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो पावर्स हैं वो डिवाइड होती हैं अमंग द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स, क्योंकि दो तरह की गवर्नमेंट पाई जाएंगी, तो दोनों की अपनी अपनी पावर्स होंगी, तो पावर्स को डिवाइड किया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन उसमें सुप्रीम होगा और कॉन्स्टिट्यूशन उसमें रिजिड होगा, राइट। और जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा। बाई कैमरल का मतलब लेजिस्लेचर विथ टू हाउसेज, जहाँ पर एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा। अगर हम देखें हमारे जो इंडिया का सिस्टम है, तो उसमें डुअल गवर्नमेंट भी है, नेशनल लेवल पे भी एक एक गवर्नमेंट है और रीजन लेवल पे भी एक गवर्नमेंट है। सेम वे हमारे इंडिया का संविधान भी रिटर्न है, राइट। और पावर्स को डिवाइड किया गया है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, और हमारे जो इंडिया का संविधान है वो अपने आप में सुप्रीम है, वो पार्लियामेंट से ऊपर है, और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, और जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है, और हमारा जो लेजिस्लेचर है उसके भी टू हाउसेज हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, राइट। अगर हम यूनिटरी फीचर्स की बात करें, यूनिटी गवर्नमेंट में सिंगल गवर्नमेंट होती है, मतलब कि एक ही गवर्नमेंट होती है। यूनिटरी सिस्टम में एक ही गवर्नमेंट होती है। फेडरल में अलग अलग लेवल पर जो सरकारें हैं वो काम करती हैं, एक नेशनल लेवल पर करेगी और बाकी की स्टेट लेवल पर काम करेंगी। बट अगर हम यूनिटरी की बात करें तो यूनिटरी में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है वो काम करती है, और जो संविधान हो सकता है वो रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है, राइट। एंड देर इज नो डिवीजन ऑफ पावर्स, नो डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर्स की डिवीज़न नहीं होती, सारी की सारी पावर्स नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। उसके बाद लेजिस्लेचर बाई कैमरल भी हो सकता है, यूनिकैमरल भी हो सकता है। तो इट मीन्स अगर हम इन सारी प्रोविजंस में बात करें तो इन सारी की सारी प्रोविजंस में देयर आर केसेस ऑफ मे बी और मे नॉट बी, राइट। एंड सेकेंडली जो गवर्नमेंट होती है वो एक ही गवर्नमेंट होती है, सारी की सारी पावर्स एक गवर्नमेंट के हाथों में होती हैं। मगर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो सिस्टम है वो फेडरल ज़रूर है, बट साथ में छोटा सा टच यूनिटरी का भी है। इट मीन्स कि जो इंडिया की पॉलिटी है, इंडिया का सिस्टम है वो फेडरल है। यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट पाई जाती है, इनफैक्ट 3 टियर सिस्टम पाया जाता है। एक तो सेंट्रल लेवल पे सरकार है और बाकी की सरकारें स्टेट्स में हैं, और ग्राउंड लेवल की पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ काम करती हैं। और जो पावर्स हैं वो भी हमने डिवाइड कर रखी हैं अमंग द स्टेट्स एंड द सेंटर, राइट। साथ के साथ जब हमारे नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं, जैसे आज के टाइम में, राइट, बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है, तो स्टेट अपने लेवल पे काम कर रही हैं, अपने एरिया को संभाल रही हैं, राइट। सेम वे जो हमारी सेंट्रल लेवल पे सरकार है वो अपने लेवल पे काम कर रही है। बट जब एमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो सारे का सारा कंट्रोल सेंटर के हाथों में चला जाता है। ये हम पढ़ेंगे एमरजेंसी वाले चैप्टर में। तो जब एमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो सारी की सारी पावर सेंटर के हाथों में चली जाती हैं, राइट। तो उस टाइम पर जो इंडिया का सिस्टम है वो फेडरल ना होकर यूनिटरी बन जाता है। तो ये है ब्लेंड ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी। इट मीन्स हमने इसमें भी एक मिडल पाथ को चूज़ किया है। ना ही इंडिया का सिस्टम कम्प्लीटली फेडरल है, ना ही इंडिया का सिस्टम कम्प्लीटली यूनिटरी है, ये दोनों का ब्लेंड है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, देखिए हमने सेकंड फीचर में देखा कि जो बहुत सारी प्रोविजंस हैं हमने अलग अलग कंट्री से ली हैं संविधान में, राइट। उनमें से जो एक प्रोविज़न है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमने ली है फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स व्हेन द एग्जेक्टिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होती हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वन इज एग्जेक्टिव, सेकंड इज लेजिस्लेटिव एंड द थर्ड इज जुडिशरी। जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, राइट। अगर हम जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी तो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट है,
राइट। बट अगर हम एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर की बात करें, ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। एग्जेक्टिव्स आते हैं लेजिस्लेचर से निकलकर, और लेजिस्लेचर में जो लॉज बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जेक्टिव्स करते हैं। तो जो एक एक्शंस लिए जाते हैं, एक्चुअल एक्शंस लिए जाते हैं, लॉज को एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो एग्जेक्टिव बॉडीज के द्वारा, एग्जेक्टिव्स के द्वारा किया जाता है। तो एग्जेक्टिव्स रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर फॉर देयर एक्शंस, राइट। तो वो सिस्टम जब एग्जेक्टिव्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को, उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। जब वो लेजिस्लेचर में जाएंगे, लोकसभा में, राज्यसभा में जाकर बैठेंगे और उनसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, इट मीन्स वो अकाउंटेबल हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं टू द लेजिस्लेचर, राइट। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इसने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये एक फीचर अडॉप्ट की है जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और जो ये पार्लियामेंट सिस्टम है, इसमें हम कॉपरेशन देखते हैं, कोऑर्डिनेशन देखते हैं अमंग द टू बॉडीज, कौन कौन सी, लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव, राइट। और अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, कौन कौन सी फीचर्स हैं जो पार्लियामेंट्री फॉर्म में पाई जाती हैं, वो है कि देयर आर टू एग्जेक्टिव्स, दो तरह के एग्जेक्टिव्स होते हैं, एक होते हैं रियल एग्जेक्टिव और दूसरे होते हैं नॉमिनल एग्जेक्टिव। रियल एग्जेक्टिव वो एग्जेक्टिव जिनके पास एक्चुअल पावर्स हैं। नॉमिनल एग्जेक्टिव्स वो एग्जेक्टिव जिसके पास पावर्स तो हैं बट नामात्र है, राइट। मतलब उनका सिर्फ नेम ही यूज़ किया जाता है, उनके पास एक्चुअल पावर्स नहीं होती काम करने के लिए। अगर हम इंडिया के केस में बोलें तो इंडिया के केस में नॉमिनल एग्जेक्टिव हैं हमारे प्रेसिडेंट और रियल एग्जेक्टिव हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जेक्टिव विच हैज़ एक्चुअल पावर्स एंड प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जेक्टिव विच कैन ऑपरेट एंड टेक डिसीजन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही काम कर सकते हैं। और मेजोरिटी पार्टी रूल होता है। मेजॉरिटी पार्टी रूल मतलब कि जिस पार्टी को इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी, सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगी, वो पार्टी इलेक्टेड डिक्लेयर की जाएगी और उसी की एक गवर्नमेंट तैयार होगी, राइट। तो मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है अगर हम पार्ले फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जेक्टिव की लेजिस्लेचर को लेकर, और लीडरशिप होती है प्राइम मिनिस्टर की सेंट्रल लेवल पे एंड सीएम की स्टेट लेवल पे। और डिसोल्यूशन होती है लोअर हाउस की। लोअर हाउस होता है जो वो डिसॉल्व किया जा सकता है इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन सभी के सभी फीचर्स को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। एक और सिस्टम होता है, वो होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। अमेरिका की जो पॉलिटी है वो चलती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हिसाब से, जहाँ पर एक ही एग्जेक्टिव होता है और वो होता है रियल एंड नॉमिनल एक ही, और उसके पास से सारी की सारी पावर्स होती हैं, राइट। बट हमारे जो इंडिया का है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और हमने कहाँ से लिया है, वो लिया है हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अभी नेक्स्ट फीचर है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इस फीचर में दो चीज़ों की बात की गई है। पहली है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, सॉवरेनिटी का मतलब फ्री डिसीजन मेकिंग पावर। इट मीन्स एक कंट्री अपने लेवल पे डिसीजंस ले सकती है, चाहे वो उस कंट्री का एक्सटर्नल मैटर है, चाहे वो उस कंट्री का इंटरनल मैटर है। जब एक फ्री विल प्रिवेल करती है, फ्री डिसीजन मेकिंग पावर प्रिवेल करती है, उस टाइम पर वो होती है सॉवरन कंट्री, राइट। तो अगर हम पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात करें, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन है, वो अपने हिसाब से लॉज बना सकती है। एक तो ये चीज़। सेकंड है जुडिशियल सुप्रीमेसी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि जुडिशरी सुप्रीम है। इट मीन्स जो जुडिशरी ने बोल दिया वही एक लॉ बन गया, राइट। तो अगर हम जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करें, जुडिशियल है वो सुप्रीम है, वो है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। अगर हम जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करें, वो पाई जाती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करें, वो पाई जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। देखो, मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास तीन ऑर्गन्स होती हैं, एक होती है एग्जेक्टिव, एक होती है लेजिस्लेचर और एक होती है जुडिशरी, राइट। जुडिशरीज लॉज को देखती है कि लॉज जो बनाए गए हैं एक कंट्री में, क्या वो जस्ट हैं या नहीं, राइट। और जो लेजिस्लेचर है वो लॉज बनाती है, राइट। लेजिस्लेचर है उस कंट्री का पार्लियामेंट, राइट। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट, राइट। और जो जुडिशरी है वो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राइट। तो जब
पार्लियामेंट के द्वारा लॉज बनाए जाते हैं तो उनको चेक किया जाता है बाय द जुडिशरी। क्या जो पार्लियामेंट लॉज बनाए हैं वो सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहे, राइट, जहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस हैं उनके अगेंस्ट तो नहीं है। तो जो ये प्रोसेस है चेक करने की जुडिशरी के द्वारा उन लॉज को, उसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, राइट, उसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है, जुडिशरी चेक करती है पार्लियामेंट के बनाए गए लॉज को। इट मीन्स कि पार्लियामेंट सॉवरन नहीं है, राइट। पार्लियामेंट लॉज बना सकती है अपनी विल के अकॉर्डिंग, बट वो ऐसे लॉज बनाएगी जो संविधान के अकॉर्डिंग होंगी, राइट। वो संविधान की किसी प्रोविजन के अगेंस्ट जाकर कोई लॉ नहीं बना सकती। अगर वो बनाएगी उन लॉज को चेक किया जाएगा बाय द जुडिशरी, राइट। मीन्स जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जब जुडिशरी चेक करती है पार्लियामेंट्री के लॉज को तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री की जो सवरेनिटी है वो कम हो जाती है, राइट। ये तो होगी एक चीज़। तो जब हमने देखा कि जुडिशियल पावर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के जो बनाए लॉज हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो पावर आती है वो आती है जुडिशियल सुपरमेसी की। वहाँ पे जुडिशरी क्या होगी, सुप्रीम होगी, पार्लियामेंट से ऊपर होगी, राइट। सेम वे कभी कभी जो पार्लियामेंट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, राइट। देयर इज आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट को ऐसी पावर्स दी गई हैं जिससे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, राइट। तो वहाँ पे पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी होगी। इट मीन्स पार्लियामेंट सॉवरन है कुछ मैटर्स में और जुडिशरी सुप्रीम है कुछ मैटर्स में। तो दोनों का ब्लेंड, दोनों प्रोविजंस अलग अलग देशों से लिए गई हैं और दोनों को ब्लेंड किया गया है। ना ही तो इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वो ज़्यादा पावरफुल है और ना ही जो पार्लियामेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो ही कहीं ना कहीं इक्वल लेवल पे आ जाती हैं। और सुप्रीम क्या है इंडिया में, तो इंडिया के संविधान में लिखा हुआ है कि जो इंडिया का संविधान है वो सुप्रीम है, ना कि पार्लियामेंट, ना कि जुडिशरी। क्लियर। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हम जुडिशरी की बात कर ही रहे थे तो अभी थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि अगर हम हमारे जुडिशरी की बात करें वो कैसी है। हमारे जो एक जुडिशरी सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, वो ना एक हायरार्की फॉलो करता है। हायरार्की मतलब एक ऐसे एक सिस्टम चलता है, राइट, फ्रॉम बॉटम टू अप, राइट। तो ऐसे हमारा सिस्टम कैसे चलता है, सबसे ऊपर जो हमारी बॉडी पाई जाती है वो है सुप्रीम कोर्ट। उसके उसके नीचे, ठीक नीचे आ जाती है हाई कोर्ट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स, और उसके नीचे आ जाती हैं बहुत सारी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाती हैं, राइट। तो ऐसे करके एक सिंगल हायरार्किकल सिस्टम फॉलो किया जाता है, सिंगल सिस्टम प्रिवेल करता है इंडिया में, राइट। यहाँ पर सेंट्रल लॉज की बात करें, स्टेट लॉज की बात करें, वो एक ही सिस्टम के थ्रू आते हैं। अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए में जो फेडरल लॉज हैं वो एनफोर्स किए जाते हैं फेडरल जुडिशरी के द्वारा। और अगर स्टेट लॉज की बात करें, स्टेट लॉज को इन्फोर्स किया जाता है, लागू किया जाता है स्टेट जुडिशरी के द्वारा, राइट। उनको देखा जाता है स्टेट जुडिशरी के द्वारा। तो बट अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में चाहे स्टेट लॉज हैं चाहे सेंट्रल लॉज हैं, सभी के सभी एनफोर्स किए जाते हैं इस सिंगल सिस्टम के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया के संविधान को गार्ड करके रखती है, राइट। इसकी इंटरप्रिटेशन कैसी होगी संविधान की, राइट। हमारे संविधान में कौन कौन सी प्रोविजंस का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ों को इंटरप्रेट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी प्रोविजंस भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करती है। सी जुडिशरी इंडिपेंडेंट कब होगी, जब वो किसी पर डिपेंड नहीं होगी। तो कौन कौन सी प्रोविजंस हैं हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल टेन्योर ऑफ जजेस, जो जजेस हैं उनका जो टेन्योर है वो सिक्योर है, राइट। वो कितने टाइम पीरियड के लिए काम करेंगे वो मेंशन है, राइट। उनकी एक फिक्स सर्विस कंडीशंस हैं, सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, राइट, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किए जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रोविजंस हैं जिससे जो हमारी इंडिया की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेटेड का मतलब आपको समझ में आ गया कि एक सिंगल सिस्टम है, एक एक हायरार्की में हमारा जुडिशियल सिस्टम चलता है और इंडिपेंडेंट है। तो आगे है सिंगल सिटीजनशिप। इसका क्या मतलब है, ये समझने से पहले हम देखते हैं डुअल सिटीजनशिप। इसका मतलब टू सिटीजनशिप्स, राइट। अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए में जो पब्लिक है उनके पास दो सिटीजनशिप होंगी। एक तो होगी यूएसए की, राइट, सेंट्रल लेवल पे, और एक होगी स्टेट लेवल पे, जिस स्टेट में वो रहते हैं वहाँ की सिटीजनशिप, ठीक है। इसे बोलते हैं डुअल सिटीजनशिप। मगर अगर हम इंडिया की बात करें, अगर आप
किसी यूटी में रह रहे हो, अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होगी, वो होगी इंडियन सिटीजनशिप। तो दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल, चाहे हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, फिर भी हमारे यहाँ पे जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है, सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप है। आप कहीं भी स्टेट में जाके रह सकते हो, आपको उस स्टेट के लिए अलग से सिटीजनशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ऐसी ही हमारी इंडिया की पॉलिटी है। आगे है फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें जो बहुत अच्छे से दिया गया है वो है सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे जो राइट्स हैं ये बहुत ही डिटेल में, इलेबोरेटिव वे में प्रोवाइड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो ये फंडामेंटल राइट्स है ना, ये प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए इन फंडामेंटल राइट्स को डाला गया हमारे संविधान में। और फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल होते हैं। जस्टिसेबल्स का मतलब कि ये एनफोर्स किए जाते हैं थ्रू द कोर्ट्स। इन केस आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी के भी द्वारा, तो उस फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए, आपको कंपेंसेशन लेने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, राइट। आप हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अपनी कंपेंसेशन के, क्योंकि आपके राइट को वायलेट किया गया था, राइट। तो ऐसी प्रोविजन है हमारे इंडिया के संविधान में। ये सारे फंडामेंटल राइट्स को हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे आगे जाकर। अभी जो नेक्स्ट फीचर है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और DPSPs आर देयर टू प्रमोट द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, वो प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, बट जो हमारे DPSPs हैं वो प्रमोट करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, राइट, जिससे एक वेलफेयर स्टेट है वो इस्टेब्लिश हो, राइट। अगर हम इस टर्म को तोड़े ना, अगर हम इसको तोड़कर देखें, डायरेक्टिव का मतलब डायरेक्शंस प्रोवाइड करना, और ये कौन से प्रिंसिपल्स, वैसे सिद्धांत हैं किसके लिए, स्टेट्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, राइट। जो हमारी सरकार है उसके लिए एक छोटी सी ना ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके एक छोटे से प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे जो हमारी इंडिया की सरकार है, हमारे स्टेट की सरकार है, वो कैसे काम करेगी, किन सिद्धांतों पे काम करेंगी। वो सारे सिद्धांत इन DPSPs में प्रोवाइड किए गए हैं। और आगे क्या है, जो ये DPSP हैं ये नॉन जस्टिसेबल हैं, राइट। इसका मतलब कि अगर किसी स्टेट ने DPSP को फुलफिल नहीं किया तो कोर्ट्स के द्वारा ये एनफोर्स नहीं किए जा सकते कि हाँ आपने क्यों नहीं किया। और DPSPs एक जस्ट मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं स्टेट्स के ऊपर। जो DPSPs हैं कंट्री के गवर्नेंस के लिए बहुत फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं, बट दीज आर द मॉरल ऑब्लिगेशंस ओनली ऑन द स्टेट अथॉरिटीज़। अभी आगे है फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की, राइट। सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। साथ के साथ बहुत सारी ड्यूटीज़ भी बनती हैं सिटीजन्स की अपनी कंट्री को लेकर, राइट। तो वो सारी भी दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे हमारा जो इंडिया का संविधान है वो अपने आप लेंथी हो जाता है, राइट। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें, ये ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं थी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब ये ओरिजिनली संविधान में नहीं थी। ये ऐड की गई हैं 42nd एंड 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब ऐड की गई, राइट, तो उसमें एक नया पार्ट ऐड किया गया हमारे संविधान में। वो पार्ट है पार्ट 4A। देखो, जब आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रीड करोगे ना, तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ों के साथ A लिखा होगा, B लिखा होगा, राइट। तो ये A B जब ये कैपिटल लेटर्स लिखे होंगे ना, तो आप समझ लेना कि ये अमेंडमेंट के थ्रू चीज़ें आई हैं। जब अमेंडमेंट के थ्रू चीज़ें आती हैं तो ऐसे अल्फ़ाबेट्स ऐड कर दिए जाते हैं। तो वैसे ही पार्ट 4A जब आया तो पार्ट 4A क्या दिखाता है, ये शो करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थ्रू पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अभी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें, ये भी नॉन जस्टिसेबल हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वायलेट किया जाता है किसी के द्वारा, तो आप उसकी इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट्स में नहीं जा सकते। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको इन्फोर्स करवाने के लिए आप
जुडिशरी की हेल्प ले सकते हो। अगर हम डीपीएसपीस की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, तो उनको इन्फोर्स करवाने के लिए हम कोर्ट्स में नहीं जा सकते। उसके बाद है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यूनिवर्सल का मतलब है सभी को, और एडल्ट दोज हु अटेन 18+ ईच, एंड फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट। इसका मतलब वो भारत के सभी नागरिक जिन्होंने 18 साल की एज को अचीव कर लिया है, जो 18 साल की उम्र के हो गए हैं और उससे ऊपर, उन सभी को वोट डालने का अधिकार है। ऐसा इस प्रोविज़न में लिखा गया है, राइट। उन सभी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी। अभी इस सारी चीज़ का क्या मतलब? वो सारे लोग, चाहे वो कौन सी भी कास्ट के हैं, चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हैं, राइट, सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में। और जो ये वोटिंग की एज थी ना, ये पहले 21 ईयर्स हुआ करती थी, बट 61st अमेंडमेंट के द्वारा इस एज को रिड्यूस किया गया टू 18 ईयर्स। अभी जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर बचती है वो है एमरजेंसी प्रोविजंस। देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया का जो संविधान है वो फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, बट साथ के साथ यूनिटरी भी है। कब हमारा इंडिया फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है, कब ये यूनिटरी बन जाता है, दैट डिपेंड्स ऑन दी एमरजेंसी प्रोविजंस, राइट। नॉर्मल सिचुएशंस में हमारे इंडिया की जो पॉलिटी है वो फेडरल सिस्टम के हिसाब से काम करती है। सेंटर अपने लेवल पे काम कर रही है और स्टेट्स अपने लेवल पे काम करती हैं। जब भी एमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, जब भी एमरजेंसी की सिचुएशन आती है, तब हमारे इंडिया की जो पॉलिटी है वो यूनिटरी बन जाती है, राइट। तो ज़्यादा पावर्स किसके हाथ में आती हैं? सेंटर के हाथ में। ये हमें पता चलता है एमरजेंसी प्रोविजंस थी, राइट। अभी अगर हम एमरजेंसी की बात करें तो 3 तरह की एमरजेंसी के बारे में लिखा गया है हमारे संविधान में। आर्टिकल 352 में प्रोवाइड किया गया है नेशनल एमरजेंसी के बारे में, आर्टिकल 356 में बोला गया है प्रेसिडेंट रूल के बारे में, और आर्टिकल 360 में लिखा गया फाइनेंशियल एमरजेंसी के बारे में। फाइनेंशियल एमरजेंसी कभी लगी ही नहीं हमारे देश में अभी तक, नेशनल एमरजेंसी लगी है, एंड प्रेसिडेंट रूल बहुत सारी स्टेट्स में लगता है, राइट। अभी अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें, नेशनल इमरजेंसी कब क्या होगी? जब पूरे के पूरे देश पे इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, राइट। मतलब या तो इंटरनल रीजंस हो सकते हैं या एक्सटर्नल रीजंस हो सकते हैं। वो हम इमरजेंसी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो जब भी इमरजेंसी लगती है तो सारी की सारी पावर्स सेंटर के हाथ में आ जाती हैं। सेम वे जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तब सारी की सारी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथों में आ जाती हैं। तो अगर हम देखें इन सारी की सारी प्रोविजंस में जो कंट्रोल है, ज़्यादा जो पावर है वो सेंटर के हाथों में आ जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रोविजंस हैं वो भी हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई हैं। तो यहाँ तक हमने बात की हमारे इंडिया के संविधान की जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे इंडिया का संविधान है बहुत लेंथी है, सारी कंट्रीज़ के संविधानों से बहुत ज़्यादा लेंथी है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे फेडरल सिस्टम भी पाया जाता है, यूनिटरी सिस्टम भी पाया जाता है। इंडिया का संविधान ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, राइट। इंडिया के संविधान में कुछ प्रोविजंस हैं जिनमें अमेंडमेंट करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस हैं जिनमें अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने ओवरव्यू किया सारी फीचर्स का जो हमारे संविधान के बारे में थी। अभी हम आगे जो क्लासेस करेंगे उनमें हम ये सारी फीचर्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ते जाएंगे, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इन वीडियोस को शेयर कीजिए। तो हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।